सोचिए, एक ऐसा शासक जिसकी तस्वीरें हर गली हर चौराहे पर, जिसकी शान शौकत की कहानियां दुनिया सुनती थी, लेकिन जिसके साए में उसका अपना देश दशकों तक खौफ में जीता रहा। और फिर एक दिन उसी शासक को उसी के लोगों ने फांसी पर लटका दिया। ये कहानी है सद्दाम हुसैन की। जी हाँ। आज हम जो भी जानकारी उपलब्ध है, जो स्रोत है, उनके आईने में इराक के इस पूर्व शासक के सफर को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। उसका उदय कैसे हुआ, उसकी तानाशाही, उसके दौर के युद्ध और फिर वो नाटकीय पतन और अंत। हाँ, मतलब मकसद कोई फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि जो स्रोत बताते हैं उस जटिल और विवादास्पद शख्सियत की तस्वीर को देखना है, परत दर परत। बिल्कुल, बस तथ्यों को सामने रखना जैसा वो दर्ज है। तो चलिए फिर इस सफर की तह तक चलते हैं। सद्दाम हुसैन, ये नाम इराकी राजनीति के मंच पर आया कहाँ से? उसका शुरुआती जीवन कैसा था, कुछ पता चलता है? देखिए, जो उपलब्ध विवरण है वो बताते हैं कि सद्दाम का जन्म 1937 में तिक्रित शहर के पास अल औजा नाम के एक छोटे काफी गरीब गांव में हुआ था। बचपन आसान नहीं था बिल्कुल। अच्छा। हाँ, बताया जाता है कि जन्म से पहले या शायद फौरन बाद पिता नहीं रहे और माँ भी काफी मुश्किलों से गुजर रही थीं। तो उसका पालन पोषण ज्यादातर रिश्तेदारों ने किया। यानी शुरुआत काफी संघर्ष भरी रही। क्या बचपन के व्यक्तित्व की कोई खास बात, कुछ ऐसा जो बाद के जीवन की झलक दे? कुछ विवरण हैं जो इशारा करते हैं कि वो बचपन से ही थोड़े गुस्सैल और जिद्दिया स्वभाव का था। महत्वाकांक्षा बहुत थी और शायद यही जिद और गुस्सा बाद में उसकी राजनीतिक शैली का भी हिस्सा बना। स्कूल के दिनों से ही राजनीति में उसकी दिलचस्पी काफी गहरी हो गई थी। और इसी दिलचस्पी ने उसे बाथ पार्टी तक पहुंचाया। हाँ, करीब 20 साल की उम्र में 1957 के आसपास वो बार पार्टी में शामिल हो गया। ये वो दौर था जब बार पार्टी इराक में अपनी जड़ें जमा रही थी और अरब जगत में एक खास विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रही थी। ये बाथ पार्टी की विचारधारा थी क्या असल में? मतलब क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक दल था या कुछ और भी? जी, बार पार्टी की जो मुख्य सोच थी वो अरब राष्ट्रवाद पर केंद्रित थी। मतलब सारे अरब देशों को पश्चिमी प्रभाव से मुक्त कराकर एक महान अरब राष्ट्र बनाना, ऐसी सोच। अच्छा। लेकिन इसके साथ ही इसमें एक पार्टी का शासन और किसी भी तरह के विरोध को सख्ती से कुचलने वाली वो तानाशाही सोच भी शामिल थी। मतलब सिर्फ सत्ता में आना नहीं? नहीं, वो समाज और राजनीति पर पूरा नियंत्रण चाहते थे और सद्दाम के लिए ये उसकी असीम महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का सही मंच साबित हुआ। मतलब जैसा कि सूत्र बताते हैं, उसका इरादा सिर्फ पार्टी में आगे बढ़ना नहीं था। नहीं, इरादा तो पूरे इराक पर राज करना था। हाँ बिल्कुल, पूरे इराक की कमान अपने हाथ में लेना। तो जमीन तैयार हो ली थी। फिर सत्ता के गलियारों में उसका सफर कैसे आगे बढ़ा? वो जो 1968 का तख्ता पलट हुआ वो अहम था इसमें। बिल्कुल, 1960s का दशक इराक में काफी उथल पुथल वाला था। बाथ पार्टी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था और फिर 1968 में पार्टी ने सेना के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर एक तख्ता पलट किया जिसमें खून खराबा नहीं हुआ और वो सत्ता पर काबिज हो गए। अहमद हसन अल बकर राष्ट्रपति बने और सद्दाम हुसैन को उपराष्ट्रपति का पद मिला। उपराष्ट्रपति तो ठीक है, लेकिन कहते हैं कि असली ताकत पर्दे के पीछे सद्दाम के हाथ में आ गई थी। ये सच है? हाँ, ज्यादातर स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। राष्ट्रपति अल बकर, जो सद्दाम के करीबी रिश्तेदार भी थे, वो थोड़े उम्रदराज थे और उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती थी। सद्दाम ने बड़ी चालाकी से इस स्थिति का फायदा उठाया। कैसे? उसने धीरे धीरे सेना, पुलिस और सबसे जरूरी खुफिया एजेंसियों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वो पर्दे के पीछे रहकर फैसले लेने लगा। जो भी अधिकारी या नेता उसके रास्ते में आ सकता था, उसे खामोशी से हटा दिया गया। हटा दिया गया मतलब या तो वो गायब हो गए या उनकी मौत हो गई, सब रहस्यमय तरीके से। बाप रे, ये तो पूरी तरह सत्ता पर कब्जे की तैयारी लग रही है। और फिर वो दिन भी आया जब वो आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति बन गया। जी, 1979 में उसने अपने संरक्षक और रिश्तेदार राष्ट्रपति अल बकर को, कहा जाता है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया और खुद इराक का राष्ट्रपति बन बैठा। यहीं से सद्दाम का असली वो बेरोक-टोक शासन शुरू हुआ। यहीं से बात सचमुच गंभीर हो जाती है। सत्ता संभालते ही उसने जो किया वो उसकी आगे की कार्यशैली का एक भयानक संकेत था। स्रोत क्या बताते हैं इस बारे में? स्रोत एक बेहद नाटकीय और कहूंगी क्रूर घटना का वर्णन करते हैं। सत्ता संभालने के कुछ ही दिनों बाद
सद्दाम ने बाथ पार्टी के सैकड़ों वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। अच्छा। बैठक के दौरान उसने अचानक कुछ लोगों पर पार्टी और देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। फिर एक एक करके नाम पुकारे गए और उन लोगों को भरी सभा से घसीटकर बाहर ले जाया गया। दर्जनों लोगों को देशद्रोही करार देकर फौरन मौत के घाट उतार दिया गया। क्या? अपने ही साथियों को सत्ता संभालते ही? ये तो यकीन करना मुश्किल है। हाँ, ये सिर्फ क्रूरता नहीं थी। जानकारियां बताती हैं कि एक सोचा समझा कदम था। इसके जरिए सद्दाम ने 2 संदेश दिए। पहला, कि वो अब सबसे बड़ा नेता है और उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। और दूसरा, विरोध या असहमति का मतलब सिर्फ मौत है। यहीं से उसने डर को अपने शासन का मुख्य हथियार बनाने की नींव रखी। उसने भविष्य के किसी भी संभावित विरोध को पैदा होने से पहले ही कुचल दिया। तो इसके बाद इराक सचमुच एक खौफ के किले में तब्दील हो गया होगा? काफी हद तक। दस्तावेज और जो वृत्तांत है उनके अनुसार सद्दाम ने जल्द ही पूरे देश पर अपना शिकंजा कस लिया। मीडिया पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में। अखबार, रेडियो, टीवी सिर्फ सद्दाम का गुणगान करते थे। अच्छा। उसकी तस्वीरें और मूर्तियां हर शहर, हर गांव, हर सरकारी दफ्तर, स्कूल, हर जगह एक ऐसा माहौल बनाया गया जहां सद्दाम ही इराक था और इराक ही सद्दाम। इसे पर्सनालिटी कल्ट कहते हैं ना? हाँ, पर्सनालिटी कल्ट। और आम लोगों पर इसका क्या असर था? मतलब डर किस हद तक था? डर तो हवा में घुला हुआ था। खुफिया पुलिस का जाल पूरे देश में फैला था। लोग आपस में भी राजनीतिक बातें करने से डरते थे। पता नहीं कौन सुन रहा हो, कौन मुखबिर हो। बाप रे। हजारों की संख्या में राजनीतिक विरोधी, बुद्धिजीवी और यहाँ तक कि सिर्फ शक के बिना पर आम लोगों को भी जेलों में डाल दिया गया। यातनाएं आम थीं और गुमशुदगियां और हत्याएं भी। मतलब विरोध की कोई आवाज उठ ही नहीं सकती थी। लेकिन क्या इस अंधेरे दौर का कोई दूसरा पहलू भी था? कुछ सकारात्मक भी हुआ? क्या स्रोतों में विकास या आधुनिकीकरण का भी कोई जिक्र है? हाँ, कुछ हद तक, खासकर शुरुआती सालों में। देखिए, इराक तेल के मामले में एक अमीर देश है। सद्दाम ने इस दौलत का इस्तेमाल शुरुआती दौर में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में किया। स्कूल बने, अस्पताल खुले, सड़कें बनी। अच्छा। निरक्षरता कम करने के लिए अभियान चलाए गए। एक समय था जब इराक की सामाजिक स्थिति और विकास के जो आंकड़े थे वो कई अरब देशों से बेहतर थे। उसकी सेना भी खाड़ी क्षेत्र में सबसे ताकतवर मानी जाने लगी थी। तो एक तरफ भयानक दमन और दूसरी तरफ कुछ विकास कार्य, ये एक विरोधाभासी तस्वीर है। पर लगता है सद्दाम की महत्वाकांक्षाएं इराक की सीमाओं तक ही सीमित नहीं थीं। बिल्कुल नहीं। उसकी नजरें अब क्षेत्रीय ताकत बनने पर थीं। वो खुद को न सिर्फ इराक का बल्कि शायद पूरे अरब जगत का नेता मानता था या बनना चाहता था। और इसी महत्वाकांक्षा ने उसे 2 विनाशकारी युद्धों की आग में झोंक दिया। पहला युद्ध पड़ोसी देश ईरान के साथ। 1980 में उसने ईरान पर हमला क्यों किया? स्रोत क्या कारण बताते हैं? इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। एक तो 1979 में ईरान में जो इस्लामी क्रांति हुई और आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए, उससे सद्दाम को खतरा महसूस हुआ क्योंकि इराक में भी शिया आबादी काफी थी। दूसरा, ईरान और इराक के बीच पुराना सीमा विवाद था और वो शट अल अरब जलमार्ग पर नियंत्रण का मुद्दा भी था। तीसरा, जैसे कुछ विश्लेषण बताते हैं, इसमें शिया यानी ईरान और सुन्नी यानी सद्दाम का शासन, इसका पुराना धार्मिक और राजनीतिक मतभेद भी एक अहम फैक्टर था। सद्दाम को लगा कि क्रांति के बाद ईरान कमजोर है और वो आसानी से जीत हासिल कर लेगा। लेकिन ये युद्ध तो बहुत लंबा खिंच गया और बेहद विनाशकारी साबित हुआ। हाँ, सद्दाम का अनुमान बिल्कुल गलत निकला। ये युद्ध पूरे 8 साल 1980 से 1988 तक चला। ये 20वीं सदी के सबसे लंबे और खूनी युद्धों में से एक था। दोनों तरफ से लाखों लोग मारे गए, सैनिक भी, आम नागरिक भी। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो गई और नतीजा कुछ नहीं निकला सिवाय बर्बादी के। कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। इसी युद्ध के दौरान वो भयानक घटना हुई थी, हलबजा नरसंहार, अपने ही लोगों पर रासायनिक हमला। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? ये सद्दाम के शासन की क्रूरता का शायद सबसे भयानक उदाहरण है। 1988 में युद्ध के बिल्कुल आखिर में इराकी सेना ने उत्तरी इराक के कुर्द शहर
हलबजा पर रासायनिक हथियारों से हमला किया। रासायनिक हथियार? हाँ, जहरीली गैस वाले बम। सद्दाम प्रशासन को शक था कि कुर्द ईरान का साथ दे रहे हैं। उस समय के जो विवरण हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। सड़कों पर, घरों में हजारों लोग, जिनमें बड़ी संख्या में औरतें और बच्चे थे, वो तड़प तड़प कर मर गए। हे भगवान! अनुमान है कि 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों हमेशा के लिए अपंग हो गए। ये एक ऐसा युद्ध अपराध था जिसने दुनिया को हिला दिया और बाद में सद्दाम पर चले मुकदमे का एक मुख्य आधार बना। ईरान युद्ध खत्म हुआ, लेकिन लगता है सद्दाम ने कोई सबक नहीं सीखा। 2 साल बाद ही उसने कुवैत पर हमला कर दिया। सही कहा। 1990 में सद्दाम ने अपनी सेना को छोटे लेकिन बेहद अमीर पड़ोसी देश कुवैत पर हमला करने और उस पर कब्जा करने का आदेश दिया। इस बार उसकी क्या सोच थी? क्या ईरान युद्ध के कर्ज से उबरना था या कुछ और? कई कारण थे। एक तो ईरान युद्ध ने इराक की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया था और सद्दाम कुवैत की दौलत पर कब्जा करना चाहता था। दूसरा, उसका मानना था कि कुवैत जानबूझकर ज्यादा तेल उत्पादन करके कीमतें गिरा रहा है, जिससे इराक को नुकसान हो रहा है। अच्छा। तीसरा और शायद सबसे अहम, कुवैत के तेल भंडारों पर नियंत्रण करके वो खुद को अरब दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता बनाना चाहता था। तेल की कीमतों को कंट्रोल करना चाहता था। ठीक है, लेकिन इस बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी, है ना? खासकर अमेरिका की तरफ से। बिल्कुल। कुवैत पर कब्जा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सीधा उल्लंघन था और दुनिया की तेल सप्लाई के लिए भी एक बड़ा खतरा। संयुक्त राष्ट्र ने फौरन इराक पर कड़े प्रतिबंध लगाए और सद्दाम को कुवैत से हटने के लिए कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन बनाया। जब सद्दाम ने सेना हटाने से इनकार कर दिया तो युद्ध शुरू हो गया, जिसे पहला खाड़ी युद्ध कहा जाता है। हाँ, जनवरी 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने इराक पर जबरदस्त हवाई हमले शुरू किए और फिर जमीनी कार्रवाई की। इराकी सेना वो आधुनिक तकनीक और रणनीति के सामने टिक नहीं सकी। कुछ ही हफ्तों में इराकी सेना की भारी हार हुई और उसे कुवैत से खदेड़ दिया गया। इस हार के बाद इराक पर लगी प्रतिबंधों का क्या हुआ? उनका असर कैसा रहा? हार के बाद संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर लगे आर्थिक प्रतिबंध और भी कड़े कर दिए। इनका मकसद सद्दाम को सामूहिक विनाश के हथियार, वो WMDs, बनाने से रोकना था। लेकिन जानकारियां बताती हैं कि इन प्रतिबंधों की सबसे ज्यादा मार इराक की आम जनता पर पड़ी। खाने पीने की चीजों, दवाओं, जरूरी सामानों की भारी किल्लत हो गई। लाखों बच्चे कुपोषण का शिकार हुए। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। लेकिन विडंबना ये थी कि सद्दाम और उसके करीबी सहयोगी वो इन प्रतिबंधों से बेअसर रहे। महलों में ऐशो आराम की जिंदगी जीते रहे। तो 90 का पूरा दशक इराक के लिए बेहद मुश्किलों भरा रहा। प्रतिबंध, तबाही। इस दौरान सद्दाम का रवैया कैसा रहा? क्या वो कमजोर पड़ा? स्रोतों के अनुसार बाहरी दबाव और अंदरूनी मुश्किलों के बावजूद सद्दाम का रवैया अड़ा रहा। वो सार्वजनिक रूप से अमेरिका और पश्चिमी देशों को ललकारता रहा। बार बार कहता रहा कि इराक कभी नहीं झुकेगा। अच्छा। देश के अंदर शियाओं और कुर्दों के जो भी विद्रोह हुए, उन्हें बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। वो सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहा। और फिर आया 21वीं सदी का मोड़ और 9/11 का हमला। इसने जैसे पूरी दुनिया का समीकरण ही बदल दिया। हाँ, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकी हमलों के बाद दुनिया वाकई बदल गई। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध का ऐलान किया और जल्द ही तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश प्रशासन का निशाना इराक और सद्दाम हुसैन बन गए। अमेरिका का मुख्य आरोप था कि सद्दाम के पास WMDs यानी सामूहिक विनाश के हथियार हैं। हाँ, यही मुख्य सार्वजनिक तर्क दिया गया। जॉर्ज बुश और उनके सहयोगियों ने दावा किया कि सद्दाम हुसैन के पास जैविक, रासायनिक और शायद परमाणु हथियार भी हैं और वो इनका इस्तेमाल कर सकता है या इन्हें आतंकवादियों को दे सकता है। उन्होंने सद्दाम को दुनिया की शांति के लिए खतरा बताया। हालांकि बाद में ये हथियार मिले नहीं, जहां तक मुझे याद है। हाँ, ये बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि बाद की जांचों में इराक में ऐसे हथियारों का कोई बड़ा जखीरा नहीं मिला, लेकिन उस वक्त यही आरोप हमले का आधार बना। और इसी के चलते मार्च 2003 में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इराक पर हमला कर दिया। बिल्कुल। इस बार का हमला 1991 से भी ज्यादा तेज और निर्णायक था। गठबंधन सेना ने जबरदस्त हवाई हमलों के बाद जमीनी कार्रवाई शुरू की। इराकी सेना और सद्दाम का शासन
वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। कुछ ही हफ्तों के अंदर बगदाद समेत इराक के बड़े शहरों पर गठबंधन सेना का कब्जा हो गया। सद्दाम के शासन का प्रतीक रहीं उसकी विशाल मूर्तियां गिरा दी गईं। और सद्दाम हुसैन खुद कहाँ था इस दौरान? सत्ता गिरने के साथ ही सद्दाम हुसैन गायब हो गया। वो बगदाद से भाग निकला और भूमिगत हो गया। कई महीनों तक अमेरिकी सेना और इराकी बल उसकी तलाश करते रहे। वो इराक के अलग अलग हिस्सों में भेष बदलकर अपने वफादार लोगों के बीच छिपता फिर रहा था। लेकिन आखिर वो पकड़ा गया। वो पल कैसा था, क्या जानकारी है? हाँ, करीब 9 महीने बाद दिसंबर 2003 में अमेरिकी सैनिकों को खुफिया जानकारी मिली कि सद्दाम अपने गृहनगर तिक्रित के पास अद-दावर इलाके में एक फार्म हाउस में छिपा हो सकता है। तलाशी के दौरान सैनिकों को जमीन में एक छोटा सा छुपा हुआ गड्ढा, एक बंकर जैसा मिला। जमीन में गड्ढा? हाँ, जब उसे खोला गया तो अंदर अस्त-व्यस्त हालत में सद्दाम हुसैन मौजूद था। उसे बिना किसी प्रतिरोध के पकड़ लिया गया। एक शासक जो सोने के महलों में रहता था, वो जमीन के नीचे एक गड्ढे में छिपा मिला। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। निश्चित रूप से यह सत्ता के शिखर से पतन की एक जीती जागती तस्वीर थी। वो व्यक्ति जिसके हुक्म पर लाखों जानें चली गईं, वो खुद एक भगोड़े की तरह दयनीय हालत में पकड़ा गया। ये शायद तानाशाही के अंजाम का एक क्रूर प्रतीक था। पकड़े जाने के बाद क्या हुआ? उस पर मुकदमा चलाया गया। हाँ, सद्दाम हुसैन और उसके शासन के कई अन्य प्रमुख सदस्यों पर बगदाद में एक विशेष इराकी अदालत बनाई गई। उसमें मुकदमा चलाया गया। इसे इराकी लोगों द्वारा अपने पूर्व शासक से हिसाब लेने की एक कोशिश के तौर पर देखा गया। मुख्य आरोप क्या थे उसके खिलाफ? आरोप बहुत गंभीर थे और कई मामलों से जुड़े थे। सबसे प्रमुख आरोप थे 1982 में दुजेल गांव में 148 शिया पुरुषों और लड़कों की हत्या का आदेश देना। ये असल में उस पर हुए एक असफल हत्या के प्रयास का बदला था। ओह। फिर 1988 में हलब्जा में कुर्दों का रासायनिक नरसंहार, अनफाल अभियान के दौरान हजारों कुर्दों की हत्या और विस्थापन, कुवैत पर हमला और अपने पूरे शासनकाल में हजारों राजनीतिक विरोधियों की हत्या और मानवाधिकारों का व्यापक उल्लंघन। बहुत लंबी लिस्ट थी। मुकदमे के दौरान सद्दाम का व्यवहार कैसा रहा? क्या उसने कोई पछतावा दिखाया? जैसा कि अदालती कार्रवाई की रिपोर्टों और वीडियो फुटेज से पता चलता है, सद्दाम का रवैया पूरे मुकदमे के दौरान काफ़ी अड़ियल, नाटकीय और अवज्ञाकारी रहा। वो अक्सर जजों को चिल्लाता था, कार्यवाही का मजाक उड़ाता था और खुद को अभी इराक का वैध राष्ट्रपति बताता था। अच्छा। हाँ, वो कहता था, मैं इराक का राष्ट्रपति हूँ, ये अदालत अवैध है। उसने अपने किसी भी काम के लिए कभी कोई माफ़ी नहीं मांगी या पछतावा जाहिर नहीं किया। लेकिन सबूत तो उसके खिलाफ काफी पुख्ता रहे होंगे। हाँ, अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजी सबूत, चश्मदीद गवाहों की गवाही और फोरेंसिक सबूतों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया था, खासकर दुजैल नरसंहार मामले में। बचाव पक्ष की दलीलें थीं कि ये कार्रवाइयाँ उस समय देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी थीं, लेकिन अदालत इन दलीलों से सहमत नहीं हुई। और अंततः फैसला क्या आया? नवंबर 2006 में इराकी विशेष अदालत ने सद्दाम हुसैन को दुजैल नरसंहार मामले में मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया और उसे मौत की सजा सुनाई। बाद की अपीलों में भी ये सजा बरकरार रही गई। और फिर सजा पर अमल किया गया? हाँ, 30 दिसंबर 2006 की सुबह ईद अल अधा के पहले दिन बगदाद के पास एक इराकी सैन्य अड्डे पर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। उसके आखिरी पलों के बारे में क्या जानकारी है? क्या वो डरा हुआ था? जो विवरण सामने आए उनके अनुसार जब उसे फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा था तब वो शांत दिखने की कोशिश कर रहा था। हालांकि कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि उसके पैर शायद कांप रहे थे। उसने फांसी देने वाले जल्लादों से कोई बहस नहीं की। उसने अपना आखिरी बयान दिया जिसमें उसने कलमा पढ़ा और कहा, अल्लाह महान है, अरब राष्ट्र अमर रहेगा, फिलिस्तीन अरब है। इसके तुरंत बाद तख्ता खींच दिया गया और उसकी मौत हो गई। तो ये था सद्दाम हुसैन का अंत? इतना लंबा सफर, इतनी सत्ता, इतनी क्रूरता और फिर ऐसा अंत। तो आज इतने सालों बाद सद्दाम हुसैन को कैसे याद किया जाता है? उसकी विरासत क्या है? ये वाकई एक जटिल सवाल है और जैसा कि स्रोत भी दर्शाते हैं, उसकी विरासत को लेकर राय काफी बटी हुई है। एक बड़ी संख्या, खासकर इराक और पश्चिम में, उसे एक निर्दयी तानाशाह, एक हत्यारे के रूप में देखती है जिसने अपने लोगों पर जुल्म किए,
देश को विनाशकारी युद्धों में ढकेला और लाखों मौतों का जिम्मेदार रहा। हाँ, जाहिर है। उसके शासनकाल को डर, दमन और मानवाधिकारों के हनन के दौर के रूप में याद किया जाता है। और दूसरी तरफ कोई दूसरा नजरिया भी है। दूसरी तरफ कुछ लोग, विशेषकर अरब दुनिया के कुछ हिस्सों में, उसे एक मजबूत अरब नेता के रूप में भी देखते हैं जिसने पश्चिमी साम्राज्यवाद, खासकर अमेरिका को चुनौती दी। वो उसे एक ऐसे नेता के तौर पर याद करते हैं जिसने इराक को आधुनिक बनाने की कोशिश की और जो अरब गौरव के लिए खड़ा हुआ। उसकी फांसी को भी कुछ लोग अमेरिका द्वारा थोपा गया अपमान मानते हैं। तो सच शायद इन दोनों चरम सीमाओं के बीच कहीं ज्यादा जटिल है। हाँ, ऐतिहासिक शख्सियातों का मूल्यांकन अक्सर ऐसा ही जटिल होता है, लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो उसका नाम मुख्य रूप से एक ऐसे तानाशाह के तौर पर दर्ज है जिसने अपार शक्ति हासिल की और उसे बेहद क्रूरता से इस्तेमाल किया। उसकी मौत का तरीका, जिसे दुनिया भर में देखा गया, वो भी उसकी कहानी का एक अविस्मरणीय हिस्सा बन गया। इस पूरी कहानी से, जैसा कि स्रोत हमें बताते हैं, क्या कोई सबक लिया जा सकता है? शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि बेलगाम सत्ता और ताकत का नशा इंसान को किस हद तक अंधा और क्रूर बना सकता है। सद्दाम हुसैन की कहानी ये भी दिखाती है कि जुल्म और अन्याय पर टिका शासन, चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना दिखे, आखिरकार उसका पतन वो अवश्यंभावी होता है। ये एक चेतावनी है कि इतिहास ऐसे शासकों को कैसे याद रखता है। सही बात है। और ये सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर कैसे कोई एक व्यक्ति इतनी शक्ति हासिल कर लेता है कि वो लाखों लोगों की किस्मत का फैसला करने लगे। और क्या समाज या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ऐसे हालात बनने से रोकने के लिए इतिहास से सही सबक सीख पाते हैं? ये सवाल शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए।